हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इंटरनेशनल ट्रेड जो है आपका इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, इसके फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड। तो इस टॉपिक में आपको वैरायटी ऑफ जो है टॉपिक्स वो क्लियर करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या मतलब है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड व्हाट आर द मेन बेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि ऐसे कौन कौन से कॉजेज है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के पीछे लॉजिक रहते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर के कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए कैपेबल होने चाहिए अगर आप यूजी और पीजी लेवल के स्टूडेंट हैं तो। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड? टू द ट्रेड which cross the boundary of a country, which cross the border of a country, then the trade is known as international trade. या ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड, कि दो देशों के बीच के व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, या जो देश की सीमाओं से परे जाकर के किया जाता है उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देते हैं। देन सेम है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप अपनी कंट्री की फिजिकल बाउंड्री को क्रॉस कर करके अदर कंट्री के साथ, अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ, अदर फर्म के साथ, अदर यूनिट के साथ, अदर पर्सन के साथ जब आप ट्रांजेक्शन्स करते हो कमोडिटी का एक्सचेंज करने का, कमोडिटी और सर्विसेज का, देन दिस टाइप ऑफ ट्रेड इज नॉन एज इंटरनेशनल ट्रेड। तो इस प्रकार के व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं, जो दो देशों के बीच में किया जाता है। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, की इंटरनेशनल ट्रेड कितने प्रकार का होता है? देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट इज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट। पहला होता है आपका जो आयात व्यापार, दूसरा निर्यात व्यापार और तीसरा होता है पुनर्निर्यात व्यापार। तो सबसे पहले आयात व्यापार का मीनिंग होता है कि व्हेन वी परचेज और व्हेन वी बॉट सम कमोडिटीज और सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री टू फुलफिल आवर डिजायर या टू कंप्लीट आवर डिजायर या टू कंप्लीट आवर डिमांड, देन दिस टाइप ऑफ ट्रेड इज नॉन एज इम्पोर्ट। जब हम किसी दूसरे देश से हमारी खुद की मांग को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं तो इस प्रकार के व्यापार को हम आयात व्यापार के नाम से जानते हैं। देन अगेन, व्हाट डू मीन बाय एक्सपोर्ट? तो एक्सपोर्ट होता है कि व्हेन आवर कंट्री सेल कमोडिटीज एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज टू फुलफिल देयर डिमांड, कि जब हमारा देश दूसरे देश को उसकी खुद की मांग को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को बेचता है, देन दिस टाइप ऑफ ट्रेड इज नॉन एज एक्सपोर्ट, निर्यात। उसके बाद आता है री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट की कंडीशंस ये होती है कि डायरेक्टली उस कंट्री को उस दूसरे देश से माल मंगाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत गैप होता है बिटवीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक कंट्री को ऑर्डर देती है कि वो इसको इंपोर्ट कर ले और उसके बाद उस इंपोर्ट को वापस रीसेल कर दिया जाता है अदर कंट्री को। जैसे भारत जो है चाइना से सामान मंगा करके श्रीलंका को दे देता है, तो पहले हमने इंपोर्ट किया, अब हम उसका वापस री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो री एक्सपोर्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंपोर्ट करना पड़ता है और बाद में आप उसको किसी अदर कंट्री को सेल कर सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ ट्रेड इज नॉन एज री एक्सपोर्ट ट्रेड। तो कुल मिलाकर के आपका 3 प्रकार का व्यापार होता है। अब देन व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल ट्रेड? अब आप इंटरनल ट्रेड के बारे में क्या जानते हो, आंतरिक व्यापार के बारे में क्या जानते हो? तो द ट्रेड या द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज विच हेल्ड इनसाइड द कंट्रीज बाउंड्रीज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट और फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अदर डिस्ट्रिक्ट, कि ऐसा ट्रेड जो देश की सीमाओं के अंदर हो रहा हो, एक ही देश के निवासियों के बीच में हो रहा हो, जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा और बेचा जाता हो, देन दिस टाइप ऑफ ट्रेड इज नॉन एज इंटरनल ट्रेड। उसको हम आंतरिक व्यापार के नाम से जानते हैं। अब आंतरिक व्यापार भी अलग अलग तरीके का होता है। यहाँ पर होता है आपका स्थानीय बाजार, क्षेत्रीय बाजार, राज्य व्यापार। तो स्थानीय मीन्स जो लोकल जगह पर हो रहा हो, पर्टिकुलर उस सेक्टर में ही वो कमोडिटी सेल की जाती है, देन दिस टाइप ऑफ ट्रेड इज नॉन एज लोकल ट्रेड। रीजनल की उस पर्टिकुलर रीजन में वो चीज़ बहुत फेमस होती है, उसका प्रोडक्शन हाई होता है, देन दिस टाइप ऑफ ट्रेड इज नॉन एज रीजनल ट्रेड। उसके बाद आता है आपका
राज्य व्यापार की इनसाइड द स्टेट ट्रेड हो रहा है, देन इट इज नॉन एज आपका, उसको कहेंगे हम राज्य व्यापार। दो राज्यों के बीच में जब होता है ट्रेड तो राज्य। तो इस प्रकार से इंटरनल ट्रेड भी अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी अलग अलग होता है। देन व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि रियल में इंटरनल ट्रेड में और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। पहले आपको दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा कि दोनों की डेफिनेशंस दी हुई है बहुत सारी, आपको वो सर्च करके वो लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आता है सिमिलिटीज। तो सबसे पहला आता है वस्तुओं व सेवाओं का लेन देन। देन ट्रांजेक्शन ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज। सबसे पहली सिमिलिटी जो इन दोनों बाजारों के बीच में होती है, वो सबसे पहली सिमिलिटी ये होती है कि इन दोनों ही बाजार में किसका लेन देन किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का, कमोडिटीज एंड सर्विसेज, इन दोनों का ट्रांजेक्शन्स किया जाता है इनसाइड द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। आप किसी भी प्रकार का व्यापार करो, वस्तुएं और सेवाएं यहाँ भी आपको देनी पड़ेगी और वस्तुएं सेवाओं में आपको वहाँ भी ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। देन सिमिलिटी का पॉइंट हो गया कमोडिटीज एंड सर्विसेज। ये दोनों प्रकार के व्यापार में होना जरूरी है, वरना दोनों प्रकार का ट्रेड जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और कमोडिटीज और सर्विसेज वही होती है जिसकी आपके यहाँ जो है वो लोअर क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा हो, एटलीस्ट आप उसी को मंगाओगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वही वस्तुएं और सेवाएं बेची जाती है जो वहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रही है, और वही मंगाई जा रही है जो यहाँ पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही इंटरनल ट्रेड में होगा कि हम वही सेल करेंगे जो हम एक्सेस में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल राजसमंद मार्बल अच्छा करता है तो एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर हमारे यहाँ कुछ पार्ट्स, प्लांट्स, मशीनरी ये नहीं है तो हम इनका क्या कर रहे हैं, अदर जगह से लेके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम उसका इंपोर्ट करें। तो यही है कि दोनों में वस्तुओं और सेवाओं का ट्रांजेक्शन होना कंपलसरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इच्छिक सौदे, वॉलंटरी ट्रांजेक्शंस। इट मीन्स ट्रांजेक्शन इज टोटली डिपेंड ऑन योर डिज़ायर। जो सेलर और परचेजर है एटलीस्ट उसकी डिज़ायरनेस पर डिपेंड कर रहे हैं। आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, आप उस पर बाउंडेशन नहीं लगा लग सकते। तो ऐसे कंडीशंस जो हैं वो दोनों ही ट्रेड में आपका वॉलंटरी एक्सेप्टेशंस चाहिए कि हाँ मैं माल मंगाने को तैयार हूँ, हाँ मैं माल बेचने को तैयार हूँ। दोनों ही ट्रेड में इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री आपकी डिज़ायर पर डिपेंड कर रहा है। आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है कि आप उसको सेल करें या परचेज करें। हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड पर जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है बाउंडेशन गवर्नमेंट लगा देती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कि आप उन कमोडिटीज़ का इंपोर्ट जो है वहाँ से नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे अभी चाइना के ऊपर लगाया हुआ है रिस्ट्रिक्शंस कि लोअर टू लोअर आप उन प्रोडक्ट को जो है वो बाहर से मंगवाइए, एटलीस्ट नहीं हो तो उनका सब्सटीट्यूशन आप सर्च करिए। तो ऐसे हो सकती है, बट कहीं ना कहीं वॉलंटरी ट्रांजेक्शंस होता है। नेक्स्ट आता है दो पक्ष, कि इन दोनों में ही टू पार्टीज का होना कंपलसरी है। आपका इंटरनेशनल ट्रेड है तो भी आपको क्या चाहिए, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर चाहिए, और इंटरनल ट्रेड है तो भी आपको बायर और सेलर चाहिए। नाम चेंज हो गया तो क्या हुआ, काम होगा वही। तो टू पार्टीज जो मिनिमम है एटलीस्ट वो होना कंपलसरी है। हाँ, मोर देन टू होती है इंटरनेशनल ट्रेड में, बट वो यहाँ सिमिलिटी नहीं है। यहाँ कह रहा है मिनिमम टू पार्टीज। तो मिनिमम टू पार्टीज जो है वो आपको दोनों ही ट्रेड में होनी चाहिए। उसमें अलग कैटेगरी के लोग होंगे और यहाँ अलग कैटेगरी के लोग होंगे, पर होंगे ज़रूर सेलर, बायर, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स। देन नेक्स्ट आता है व्यवसायिक उद्देश्यों में समानता, कि इन दोनों में जो होते हैं इनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सेम होते हैं। सिमिलरिटी बिटवीन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। आप इंटरनल ट्रेड को लो तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसके जो टारगेट्स होंगे वो सेम होंगे। क्या होता है दोनों का टारगेट्स, टू मैक्सिमाइज हिज और हर प्रॉफिट। सेलर भी चाहता है कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो और बायर भी चाहता है कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो इन दोनों प्रकार के बिजनेस के, इन दोनों प्रकार के ट्रेड का जो सिमिलिटी का पॉइंट है वो ये है कि इनके ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं। दोनों की कंसंट्रेशन जो होती है वो प्रॉफिट को लेकर के होती है कि लोअर टू लोअर कॉस्ट पर हाई टू हाई जो है वो हमें प्रॉफिट मिल जाए। ऐसा हम राष्ट्रीय व्यापार में भी चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी हम दोनों जो है वो चाहते हैं। तो अधिकतम लाभ का उद्देश्य होता है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आप सेक्रीफाइसेस कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए कहीं भी सेक्रीफाइसेस प्रॉफिट को लेकर के एक बिजनेसमैन नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है क्रियाओं में समानता, कि इन दोनों की जो एक्टिविटीज़ होगी वो बिल्कुल सेम होगी। वहाँ भी सबसे पहले प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यहाँ भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक्सेस में प्रोडक्शन होगा, एक्सेस में प्रोडक्शन होगा, क्वालिटी मेंटेन होगी,
क्वालिटी मेंटेन होगी, पैकिंग, लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन। तो जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ है सेल करने की और परचेज करने की, वो सेम होगी। वहाँ भी आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, यहाँ भी आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, यहाँ भी आपको डिलीवर होगा। ये है कि उसमें डिलीवरी के बाद कंप्लेन की जाती है, यहाँ आप हैंड टू हैंड कंप्लेन कर सकते हो। बट जो बिजनेस प्रोसेस होगी, बिजनेस एक्टिविटीज़ होगी, दोनों ट्रेड की कंडीशंस में, वो सेलर की भी वैसी होगी जैसी आपके इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर की होगी, और बायर की भी वैसी होगी जैसे इंपोर्टर्स की होगी। सेम टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ में दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। ऑर्डर देने से लेकर के पेमेंट तक की एक्टिविटीज़ होगी वो बिल्कुल सेम होगी। नेक्स्ट आता है विक्रय प्रयत्नों में समानता, कि सेल के लिए जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं इंटरनेशनल और इंटरनल ट्रेड में, तो सेल के लिए जो एफर्ट्स होंगे वो दोनों के एक ही प्रकार के होंगे। आप भी यहाँ पर क्या करोगे, आपको भी विक्रय के लिए एफर्ट्स लगाने हैं, तो भी आप वही ऐड और वही जो है कैंपनिंग, वही फ्री, और वो बहुत सारी जो है कमिटमेंट आपको कस्टमर से करने पड़ेंगे कि मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा। इंटरनेशनल मार्केट में भी आपको क्वालिटी मेंटेन करना होगा, अट्रैक्टिव पैकिंग होगी, फ्री सैम्पलिंग होगा, कुछ ना कुछ आपको वहाँ भी करना पड़ेगा। तो जब सेल करना है तो विक्रय के प्रयत्न दोनों के लिए बिल्कुल समान होंगे। अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए जो एफर्ट्स एक एक्सपोर्टर और एक विक्रयकर्ता द्वारा लगाए जाते हैं, वो जो एफर्ट्स होंगे वो दोनों मार्केट में बिल्कुल सेम टाइप में होंगे, और दोनों को कंपटीशन को फेस करने की अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तभी जाकर के एक एक्सपोर्टर इंटरनेशनल मार्केट में टिक पाएगा और एक सेलर जो है वो इंटरनल मार्केट में टिक पाएगा। अगर उनकी कंपिटिटिव स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा पावरफुल हुई, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, तो ही वो उस मार्केट में टिक पाएगा। देन नेक्स्ट आता है व्यापारिक सेवाओं में समानता। अब दोनों की जो सर्विसेज होगी, ट्रेड की जो दोनों की सर्विसेज दोनों ने यूज़ की है, वो व्यापारिक सेवाएं से होगी। फॉर एग्जांपल इंटरनल ट्रेड में भी हम बैंक को लेते हैं, इंश्योरेंस को लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को लेते हैं, कम्युनिकेशन को लेते हैं, गोडाउन फैसिलिटी को लेते हैं। तो यही फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में होगी। वहाँ भी आपको बैंक चाहिए, वो अलग है कि वहाँ दो चाहिए, इनसाइड द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। वहाँ भी आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी चाहिए, आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। गोडाउन फैसिलिटी चाहिए, पोर्ट पर भी चाहिए और बाद में भी चाहिए आपको। तो ऐसे सारी जो कम्युनिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, व्यापारिक जो सर्विसेज की जो डिमांड होगी, वो दोनों ही ट्रेड में बिल्कुल सेम होगी। इंटरनेशनल ट्रेड में भी आप उन्हीं सर्विसेज की डिमांड करोगे जिनकी डिमांड आप इंटरनल ट्रेड में करते हो। बिना इन सर्विसेज की डिमांड के जो है वो ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है श्रम विभाजन में विशिष्टीकरण। तो ये ट्रेड के बेस हैं। व्हाट डू मीन बाय स्पेशलाइजेशन एंड व्हाट डू मीन बाय लेबर डिवीजन, ये मैं आपको बार बार बताती हूँ। स्पेशलाइजेशन में होता है कि आप सेम टाइम की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यूस अगर ऑपरेट करते हो, देन यू बिकम कन्वर्ट इनटू ए स्पेशलिस्ट, आप उसमें स्पेशलिस्ट हो जाओगे। और लेबर ऑफ डिवीजन की एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उस प्रोसेस का एक टास्क आपको कंप्लीट करना है। इट मीन्स आप यही टास्क करोगे, दूसरा वो पर्टिकुलर टास्क करेगा और तीसरा वो पर्टिकुलर टास्क करेगा। इट मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर को डिवाइड कर दिया गया है अमंग वेरियस लेबर, बहुत सारे लेबर के बीच में। देन अगेन आप देखो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, ये दोनों ही इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड के बेस हैं। जब तक आप डिवीजन ऑफ लेबर नहीं करोगे, वर्क को बांटोगे नहीं, तो पर्टिकुलर जो है वो प्रोडक्टिविटी आपकी इम्प्रूव नहीं होगी। और जब आपने लेबर को बांट दिया काम, तो स्पेशलिस्ट अपने आप निकल करके आएंगे। तो आपने स्पेशलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया, तो स्पेशलाइजेशन को अडोप्टेशन के बिहाफ पे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है। वो पर्सन एक्सेस में जो है वो प्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाता है। तो इंटरनल ट्रेड में भी हमें क्या चाहिए, लेबर ऑफ डिवीज़न चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए, तभी एक्सेस में प्रोडक्शन होगा और तभी हम सेल कर पाएंगे। और इंटरनल ट्रेड में भी वही कंडीशन है कि अगर राजस्थान किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में स्पेशलिस्ट नहीं बन पा रहा है, तो वो अदर स्टेट को उसका सेल नहीं कर पाएगा। जब तक कोटा में साड़ियाँ बनने का स्पेशलाइजेशन रहेगा, तब तक अदर रीजन की साड़ी जो है उनकी डिमांड हाई नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है दोनों पक्षकारों को लाभ।
अब मेन मोटिव क्या रहता है, दोनों की कंसिडरेशन क्या रहती है, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर क्या चाहते हैं, एक्सपोर्टर चाहता है कि एक्सपोर्ट के बिहाफ पे अर्निंग स्ट्रॉन्ग हो, इम्पोर्टर चाहता है कि मैं जहाँ से इम्पोर्ट कर रही हूँ लोअर कॉस्ट पे आ जाए। ऐसा ही यहाँ पर सेलर और बायर चाहते हैं कि लोअर कॉस्ट हो, वो चाहता हाई प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर दोनों पक्षकारों को लाभ होता है। हर इंसान वहीं जा कर के सर्च करता, आप भी मार्केट में बार्गेनिंग करते करते वहाँ पहुँच जाते हो जहाँ आपको सस्ती वस्तु मिलती है। और विक्रेता क्या कर रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट को देखता है, पर यूनिट प्रॉफिट को नहीं देखता है, तो आपको वो कमोडिटी सेल कर देगा। तो यही इंटरनेशनल ट्रेड में भी होता है। डिफरेंट टाइप्स की कंट्री में इंडिया का सिलेक्शन होता है कि इंडिया का प्रोडक्ट सस्ता है, फिर क्वालिटी चेक होती है कि क्वालिटी बेटर है, तो हम चाहते हैं कि ठीक है हमारे एक्सेस में प्रोडक्शन है, डिमांड नहीं है तो सेल कर दो। तो यही कंडीशन होती है कि दोनों पार्टीज को बेनिफिट होता है। उसके बाद आता है सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंध। अब आप इंटरनल ट्रेड को ले लीजिए, तो इस ट्रेड के पीछे आपकी जो कल्चरल रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है अदर स्टेट के साथ, क्योंकि आप कंटिन्यूस उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपकी कंडीशंस स्ट्रॉन्ग हो गई, आपके सोशल कस्टम्स को वो फॉलो करने लग गए, आपकी पॉलिटिकल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो गई। तो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध इनसाइड द कंट्री अच्छे चलने लग गए, एक स्टेट की दूसरे स्टेट के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो गई। अब आप इंटरनेशनल लेवल पर चले जाइए, वही सिमिलिटी वहाँ है, जिस कंट्री से हम कंटिन्यूस ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ के कल्चरल हमारे कल्चर से अफेक्टेड हो जाता है, वहाँ के सोशल कस्टम हमारे सोशल कस्टम से अफेक्टेड हो जाते हैं, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हमारी पॉलिटिकल पार्टी से अपने एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन कर सकती है। देन देयर इज अगेन द सिमिलिटी बिटवीन इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। लास्ट आता है कंपेरेटिव कोस्ट थ्योरी। तो कंपेरेटिव कोस्ट थ्योरी का हमारा मतलब ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में जब हम किसी दो कमोडिटी को सेल कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि उन दोनों में से किसकी कॉस्ट हमारे लिए लोअर है, हम उसी का ज़्यादा प्रोडक्शन करें, और जब हम उसी का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो और कॉस्ट लोअर आती है। कॉस्ट लोअर आने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हाई हो जाती है। तो ऐसा ही इंटरनल सेक्टर में भी होता है। अगर राजस्थान किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में स्पेशलिस्ट है तो एटलीस्ट वो उसी का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, ताकि उसके प्रोडक्शन को सेल कर करके उसकी इनकम से अदर जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सकें। तो दोनों ही ट्रेड में कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी को फॉलो किया जाता है, ताकि जिस कमोडिटी का या जिस सर्विसेज को हम आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं एटलीस्ट हम उसी में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, और उसको सेल करके उसकी अर्निंग से हम हमारी अदर जो डिमांड है उनको फुलफिल करने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं। तो these are the similarity between internal and international trade. Then again, what are the main difference between internal and international trade? अब आपने सिमिलरिटीज तो पढ़ ली, अब आपको लग रहा है कि दोनों व्यापार में कुछ न कुछ तो ऐसा मानता है, तो रियल में उन दोनों में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं इंटरनल और इंटरनेशनल में। तो सबसे पहला आता है उत्पादन के साधनों की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें लेकर के इंटरनल और इंटरनेशनल मार्केट इन दोनों में ग्रेट डिफरेंस है। इंटरनल मार्केट में क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी की जो रेट होती है वो रैपिड होती है। इनसाइड द कंट्री हम कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कहीं भी करने को रेडी हो जाते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि वापस रिकवरी हो जाएगी। तो चाहे मुझे भोपाल में इन्वेस्ट करने के लिए कहो, चाहे मुझे लखनऊ में इन्वेस्ट करने के लिए कहो, मैं इजी गोइंग रेडी हो जाती हूँ। और जहाँ तक जॉब करने की बात है तो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेबर का जो है वो, अभी आपने पढ़ा ही बिहार के इतने मजदूर, एमपी के इतने मजदूर, वहाँ के इतने मजदूर, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं फैक्टर की मोबिलिटी है, तभी तो इतने इतने लेबर दूसरे स्टेट में जा कर के काम कर रहे हैं। तो यह है कि इंटरनल ट्रेड में मोबिलिटी जो रेट होती है, ट्रांसफ़र की जो रेट होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के माइग्रेट होने की जो रेट होती है वो हाई होती है। बट अब आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात करो तो इंटरनेशनल ट्रेड में मोबिलिटी में बहुत से फैक्टर आते हैं। सबसे पहले टोटल डॉक्यूमेंटेशन कंपलसरी है, जब तक आपके टोटल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं हो जाते हैं आप बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद अगर आप कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पूरा आपका जो है वो पूरा प्रिपेयर होकर के आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करा करके फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी लीगल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जो कोई रेस्ट्रिक्शन
और बाउंडेशन क्रिएट करती है। उसके बाद आप क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो सकते? क्योंकि आपकी लैंग्वेज अलग, आपके सोशल कस्टम्स अलग, आपकी फैमिली की सर्कमस्टेंस अलग। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बाउंडेशन है कि लेबर का जो ट्रांसफ़र है वो इजी गोइंग अदर कंट्री को नहीं हो पाता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपका धर्म, आपकी संस्कृति, आपके रीति रिवाज, बहुत सारी आपका राष्ट्र का प्रेम, तो ये कंडीशन होती है कि आपका रीज़न, रिलीजन, आपकी सोशल सर्कमस्टेंस, तो ये सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं और फैक्टर की मोबिलिटी पॉसिबल नहीं हो पाती है। देन नेक्स्ट आता है मौद्रिक प्रणाली में भिन्नता, कि अब अलग अलग आप इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड को देखिए। इंटरनल ट्रेड में एक ही मॉनेटरी यूनिट होती है, रुपीज़, इनसाइड द कंट्री रुपीज़। हमारे यहाँ रुपया चलता है, रुपए को लेकर के सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये वैल्यू है, 100 पैसे ही रहेंगे, ये हुआ इतना पेमेंट करना। तो किसी स्टाइल के पेमेंट को लेकर के फ्लक्चुएशन के कोई चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि 100 रुपये आज दोगे तो कल भी 100 ही देने हैं, परसों भी 100 देने हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात अलग है, पर मेन प्रिंसिपल अमाउंट आपकी वही की वही रहेगी, क्योंकि आपके रुपए की वैल्यू एक्सचेंज रेट से रिलेटेड नहीं है। इसलिए पेमेंट को लेकर के कहीं भी कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड को लेते हो तो आपकी जो मॉनेटरी यूनिट है वही अलग अलग है। कहीं रुपया चल रहा है, कहीं डॉलर चल रहा है, कहीं येन चल रहा है, कहीं मार्क चल रहा है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम फेस होती है मनी को ट्रांसफ़र करवाने की, करेंसी को एक्सचेंज करवाने की प्रॉब्लम है। एक्सचेंज करने के लिए एक्सचेंज रेट है, बट एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होते हैं। आज कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्सचेंज रेट कुछ और है, कल आप वापस पेमेंट कर रहे हो, एक्सचेंज रेट कुछ और होगी। तो इस स्टाइल से क्या होगा कि आपके पेमेंट में वेरिएशन आ जाएगा एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन की वजह से, जो है आपकी हो जाएगी। और अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसी यूनिवर्सल करेंसी नहीं चली है। हम डॉलर को एक्सेप्ट करते हैं, बट डॉलर इज़ नॉट ए यूनिवर्सल करेंसी। डॉलर कोई यूनिवर्सल करेंसी नहीं है। वो हम इसलिए एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे यहाँ उसके रिज़र्व बहुत कम है। तो कोई भी कंट्री किसी कंट्री की करेंसी को एक्सेप्ट करता है तो उसका कारण ये है कि उसके वहाँ उसके रिज़र्व नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा, इंटरनेशनल मार्केट में एक डिफरेंसेस आ जाएगा। वहाँ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ेगी, और जब तक एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी नहीं रहती है तब तक आपका पेमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये चांसेस हैं। उसके बाद है मौद्रिक संस्थानों में भिन्नता। अब यहाँ पर क्या हो गया कि अलग अलग कंट्री से जब आप ट्रेड करते हो तो डिफरेंट टाइप्स की मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस काम करती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों की दोनों के सेंट्रल बैंक अलग अलग होंगे। आरबीआई एंड बैंक ऑफ जापान होगा, आईएमएफ मीडिएटर हो सकता है, वर्ल्ड बैंक मीडिएटर हो सकता है, डब्ल्यूटीओ मीडिएटर्स हो सकता है। तो ये इंस्टीट्यूशंस अलग अलग होगी जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो। लेकिन इंटरनल ट्रेड में वही कॉमर्शियल बैंक है, एसबीआई नहीं तो पीएनबी, पीएनबी नहीं तो बीओबी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, एक जो है वो यूनिटी है कि हमें केवल मात्र नेशनलाइज्ड बैंक को फॉलो करना है। लेकिन वहाँ अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग बैंक और अलग अलग जो है इंस्टीट्यूशंस वो मीडिएटर हो जाएगी। तो देयर इज़ ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन इन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। वहाँ पर अपर कैटेगरी की इंस्टीट्यूशंस आएगी जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस है। यहाँ इंडियन क्लास इंस्टीट्यूशंस आएगी कि नेशनल बैंक्स आपके हैं वो मीडिएटर्स होंगे। उसके बाद है भुगतान की समस्या, कि पेमेंट को लेकर के जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो इंटरनल ट्रेड में जो है वो बहुत कम होती है, क्योंकि पेमेंट में सर्टेनिटी रहती है। आपने बिल ले रखा है, बिल पर आपकी एक्सेप्टेंस है, तो आफ्टर सम टाइम जब उसकी मैच्योरिटी डेट होगी आपको बिल का पेमेंट मिल जाएगा। बट इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, बिल तो आपने वहाँ भी लिख रखा है, एक्सेप्टेंस वहाँ भी है, बट वहाँ पर एक मीडिएटर्स की चेन है, एक करस्पॉन्डिंग बैंक है, एक ऑथोराइज्ड बैंक है। अब वो दोनों कब डील करेंगे, इम्पोर्टर कब बिल ला करके देगा, वो वाली प्रॉब्लम आपको, एक्सपोर्टर ने तो बिल भेज दिया,
बट इम्पोर्टर के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो यहाँ पर कुछ पेमेंट को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद एक्सचेंज रेट बदल गई तो पेमेंट में फिर प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि अब जो पेमेंट आपने लिखा उससे ज़्यादा का भी हो सकता है, उससे कम का भी हो सकता है। ज़्यादा का होगा तो वो एग्री नहीं होगा, और कम का हुआ तो आपको नुकसान होगा। तो इस स्टाइल से प्रॉब्लम की जो पेमेंट की जो प्रॉब्लम है वो इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इंटरनल ट्रेड में जो है ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम जो आपको ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती। उसके बाद है व्यापार व विनिमय पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर ट्रेड एंड एक्शंस। तो ट्रेड पर इंटरनल अगर आप एग्जांपल लो तो इस स्टाइल का कोई कंट्रोल नहीं रहता। हाँ, अभी कुछ दिन चला था कोरोना और कर्फ्यू की वजह से कि ट्रेड नहीं हो पा रहा था, बट इनसाइड द कंट्री ट्रेड को लेकर के अलग अलग गवर्नमेंट है तो भी इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन और बाउंडेशन नहीं है, उनको एटलीस्ट परमिशन देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट है तो बीजेपी स्टेट से अगर यहाँ आ रहा है तो आएगा, कमोडिटी का ट्रांसफ़र होगा अगर रिक्वायरमेंट है तो। बट इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है, व्यापार और विनिमय पर नियंत्रण हो जाता है गवर्नमेंट का। जैसे अभी हमने चाइनीज़ प्रोडक्ट पर कंट्रोल लगा रखा है तो ये वाली प्रॉब्लम हो गई। कभी कभी यूएसए जो है अपने डॉलर को लेकर के जो है रिस्ट्रिक्शन और बाउंडेशन लगा देता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में जो बाउंडेशंस है वो बिल्कुल कॉमन है। ऐसा हो सकता है कोई भी कंट्री कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के ट्रेड पर जो है वो कंट्रोल लगा सकती है, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। इंडिया ने भी टाइम टू टाइम बहुत सारे कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, और एक्शंस को लेकर के यूएसए ने कई बार ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे रेस्ट्रिक्शन हो। नेक्स्ट आता है आपके व्यापार की शर्तें, कंडीशन ऑफ ट्रेड। तो इंटरनल लेवल पर क्या होगा कि कंडीशन ऑफ ट्रेड इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती। एक कंडीशन होती है कि क्रेडिट नहीं मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होगा, डिस्काउंट को लेकर के कोई कंडीशन हो सकती है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखो तो वहाँ कंडीशंस बहुत जल्दी चेंज हो जाती है टाइम टू टाइम। जैसे आपके पॉलिटिकल सेक्टर में फ्लक्चुएशन आए, कंडीशन चेंज, इकोनॉमिक सेक्टर में फ्लक्चुएशन आए, कंडीशन चेंज। आपकी तो कहीं भी कोई इकोनॉमिक में चेंजेस आया तो इंटरनेशनल लेवल पर टर्म्स और कंडीशंस बदल जाती है, कभी आपके फेवर में आ जाती है और कभी आपके अगेंस्ट भी हो सकती है। लेकिन इंटरनल लेवल पर जो भी चेंजेस होंगे उसका सेम इम्पैक्ट पड़ता है, वही बायर पर जैसा इम्पैक्ट पड़ेगा वैसा ही सेलर पर पड़ेगा। तो यहाँ पर टर्म्स और कंडीशंस को लेकर के आप दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद है बाजार की पृथकता, सेपरेशन ऑफ मार्केट। अब अलग अलग कंट्री का सबसे पहले तो मार्केट का सेपरेशन है। इनसाइड द कंट्री क्या चलता है, अपने मेजरमेंट ऑफ मास बिल्कुल सेम है, वही वेट है, वही केजी है, वेट में वही केजी होता है, लीटर होता है, मीटर होता है, सेम होती है, सब में यूनिट भी फिक्स है 1000 1000 1000। लेकिन आउटसाइड द कंट्री जो हमारे यहाँ 400 ग्राम है वहाँ 1 पौंड कहलाता है। अब वहाँ पौंड में काउंटिंग होती है, 1 पौंड 2 पौंड 3 पौंड, और हम कहते हैं कि 1 केजी 2 केजी 3 केजी। तो इस स्टाइल से जो आपकी यूनिट होती है लेकर के किसी भी कमोडिटी के मेजरमेंट की, कि हमने कपड़े को कैसे मापा, हमने किसी कमोडिटी का वेट कैसे किया, हमने लिक्विड को कैसे लीटर में किया, तो ये जो यूनिट होती है इनसाइड द कंट्री सेम होती है कि वही 1000 लीटर 1000 ml, 1 लीटर मीन्स 1000 ml होगा। लेकिन आउटसाइड द कंट्री मेजरमेंट के रूल्स अलग होते हैं, वहाँ कुछ और मेजरमेंट चलता है, हमारे यहाँ कुछ और मेजरमेंट चलता है, तो हमें कन्वर्ट कर करके वहाँ पर सेल करना पड़ता है। तो कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो बाज़ारों की पृथकता से आपके सब में चेंजेस आ जाएगा आपके। उसके बाद है विभिन्न राष्ट्रीय नीतियाँ। अब इनसाइड द कंट्री एक ही पॉलिसी चल रही है, सेम पॉलिसी को लेकर के गवर्नमेंट काम कर रही है, वही इकोनॉमिक पॉलिसी, वही ट्रेड पॉलिसी, उसके सेम वही प्रोविज़न, उन सभी प्रोविज़न में वही सेम होगा। तो जो आप पे लागू हो रहा है वही सेलर पे और वही बायर पे होगा। लेकिन अगर हम आउटसाइड द कंट्री देखते हैं तो ये प्रोविज़न अलग अलग कंट्री के अलग अलग होते हैं।
एक देश में कौन से नियम चल रहे हैं, कौन से रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं, तो उस कंट्री को उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो अपने लिए भी करना है और दूसरे से भी करवाना है। तो यहाँ पर हो गया कि राष्ट्रीय नीतियाँ बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी। कहीं पर जैसे लेबर की सैलरी को लेकर के क्या है, वर्किंग आवर क्या है, इंश्योरेंस की कंडीशंस क्या है, आपके मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है। तो ये एक देश में हुआ तो सारे नियम सेम है कि लेबर को 8 आवर वर्क करना है, उसकी मिनिमम वेजेज ये होगी। लेकिन अगर आप अब दूसरी जगह जाते हो अपने आप को लेकर के, तो वहाँ के नॉर्म्स बिल्कुल अलग होंगे, आपको वहाँ के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होगा, पॉलिसी में प्रोविज़न के डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद है विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक परंपराएं। अब हमारे यहाँ क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के कस्टम्स होते हैं, अलग अलग टाइप का ट्रेडिशंस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप अपने कस्टम्स और अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हो। लेकिन आप अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना चाह रहे हो तो आपको वहाँ के कस्टम के अकॉर्डिंग कमोडिटी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वहाँ के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कमोडिटी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जब तक आपको इसकी बेसिक नॉलेज नहीं होगी कि वहाँ किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, तब तक आप उस कमोडिटी को इंटरनेशनल मार्केट में सेल नहीं कर सकते, आप कंपटीशन में भी नहीं टिक सकते। तो यहाँ पर ये हो गया कि आपको अलग अलग कल्चर के अकॉर्डिंग, अलग अलग सोशल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसकी प्रेजेंटेशन भी उसी स्टाइल में होगी जहाँ अदर कंट्री में उसकी डिमांड क्रिएट हो सके। नेक्स्ट आता है आपकी विभिन्न राजनीतिक इकाइयाँ। अब एक कंट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी कंट्री में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, तो आप जब ट्रेड करोगे तो उन पॉलिटिकल पार्टी की रिलेशनशिप आपके ट्रेड के बीच में आएगी। जैसे अभी बेचारे इंडियन एक्सपोर्टर का माल चाइना के पोर्ट पर पड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। लेकिन इनसाइड द कंट्री ऐसा नहीं हो सकता, महाराष्ट्र का माल कभी भी गुजरात के पोर्ट पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। तो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग हो जाती है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाती है। इनसाइड द कंट्री पॉलिटिकल पार्टी सेम है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया, कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं आया, कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, तो आपका माल जो है वो तुरंत प्रभाव से सेल कर दिया जाएगा या परचेज कर लिया जाएगा। उसके बाद है व्यापारिक उद्देश्य में भिन्नता। अब इंटरनल ट्रेड में एक ही ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अलग बात है, कुछ अलग भी ऑब्जेक्टिव होता है। वो है आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना, आपके जो आपका साम्राज्य है उसको कहीं स्थापित करना, आपकी शक्ति का प्रदर्शन करना, आपके पावर को शो करना। आप उस कंट्री पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हो, इसलिए भी ट्रेड कर सकते हो। तो इंटरनेशनल ट्रेड के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। वहाँ आपके टारगेट्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं और आप किसी अलग अलग ऑब्जेक्टिव को लेकर के भी ट्रेड कर सकते हो। तो व्यापार के उद्देश्यों में क्या हो गई, भिन्नता आ गई। आपका टारगेट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर चेंज हो गया। जैसे बहुत से देश क्या करते हैं, डंपिंग की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, वहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए लोअर प्राइस पर कमोडिटी सेल कर देते हैं। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड में होता है, ऐसा पॉसिबल क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। आप क्या चाह रहे हो, आप वहाँ साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे हो। जैसे चाइना इंडिया पर, अलग कंट्रीज पर चाहता है, तो वो इसलिए ट्रेड वहाँ ज़्यादा कर रहा है। उसके बाद आता है परिवहन की समस्या। तो ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादा होती है, क्योंकि आपका हज़ारों टन का माल जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने को तैयार रहता है। तो हज़ारों टन माल जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशंस के जो मीन्स है उनको सर्च करना पड़ेगा कि चीपेस्ट मीन्स कौन सा है, कैसे माल सुरक्षित जा पाएगा, पोर्ट पर कब पहुंचेगा। तो बहुत सारी टेंशन्स होती है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के। लेकिन इनसाइड द कंट्री कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड ट्रांसपोर्टेशन बेस्ट होता है। हम उसके थ्रू जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आसानी से माल को बेच सकते हैं। तो प्रॉब्लम जो ट्रांसपोर्टेशन की आएगी वो आपके इंटरनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा आएगी कि वायु का चयन करें, एयर, वाटर और रोड, किसको चूज़ करो वो आपको देखना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है क्रेता व विक्रेता के बीच की दूरी। तो डिस्टेंस जो होती है वो हम मानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादा डिस्टेंस होती है, क्योंकि कंट्री आ गई, एक कंट्री से दूसरी कंट्री।
और इंटरनल में डिस्टेंस को लोअर माना जाता है। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये डिफरेंस का पॉइंट रॉन्ग है, क्योंकि गंगानगर का कोई आदमी पाकिस्तान से आसानी से व्यापार कर सकता है बहुत लोअर डिस्टेंस में, जबकि यही गंगानगर का व्यापारी मद्रास से जब ट्रांजेक्शन करेगा तो डिस्टेंस लंबी हो जाएगी। तो ऐसा माना जाना गलत है, बट आपको ऐसा एक्सप्लेन करना हो तो आप कह सकते हो एक देश से दूसरा देश बिल्कुल बाउंड्री क्रॉस करके गए और यहाँ इनसाइड द कंट्री चल रहे हो, इसलिए डिस्टेंस मायने नहीं रखती है। उसके बाद आता है भौगोलिक व प्राकृतिक स्थिति में भिन्नता, कि हर कंट्री की जोग्राफिकल कंडीशन अलग होती है। तो जैसी वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन होगी, प्रोडक्शन उसी के अनुरूप होगा, वो उसी को एक्सेस में प्रोड्यूस करेंगे और उसी का ट्रेड करेंगे। तो जोग्राफिकल कंडीशन जो होती है वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है इंटरनेशनल ट्रेड में। जैसे हमारे यहाँ जो है, जो चीज़ हम इजी गोइंग प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी जोग्राफिकल कंडीशन हमें देती है, हम उन्हीं का ट्रेड करेंगे। लेकिन इंटरनल ट्रेड में क्या होता है कि जोग्राफिकल कंडीशन सेम है, इसलिए सेम टाइप्स की कमोडिटी का यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाएगा। और इंटरनेशनल ट्रेड में हम उस कंट्री की जोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे। कि अगर वाइन को सेल करना है तो यूएसए की जोग्राफिकल कंडीशन के लेवल के अकॉर्डिंग वाइन बना करके आप सेल करोगे। वुलन क्लोथ प्रिपेयर करना है तो जो रसिया की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको वुलन क्लोथ प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो ये डिफरेंस हो जाता है जोग्राफिकल कंडीशन को लेकर के एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। उसके बाद नेक्स्ट 15 पॉइंट है प्रतिस्पर्धा की प्रकृति में अंतर, डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा की प्रकृति में अंतर 15 पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ कंपटीशन। इनसाइड द ट्रेड जो कंपटीशन का नेचर है वो बहुत लोअर कैटेगरी का है, यहाँ इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता। आप इजी गोइंग किसी को सेटिस्फाई कर देते हो और अपनी कमोडिटी को सेल कर देते हो। बट इंटरनेशनल ट्रेड में कंपटीशन क्या हो जाएगा, हायर कैटेगरी का हो जाएगा। आपको अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना होगा, आपको अट्रैक्टिव पैकिंग देना पड़ेगा और आपको बहुत सी ऐसी टर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा जिनको देख करके आप इंटरनल मार्केट में अपना प्रोडक्ट इजी गोइंग सेल कर दो। तो कंपटीशन में चेंजेस आ जाएगा। उसके बाद अलग आता है समस्याओं में भिन्नता। नेक्स्ट 16 पॉइंट है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो दोनों प्रकार के ट्रेड की अलग अलग है। देखो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय की समस्या है। उसके बाद आती है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद एक्सचेंज कंट्रोल की प्रॉब्लम होती है, विनिमय नियंत्रण की समस्या होती है। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, अलग अलग कंट्री के अलग अलग मॉनेटरी सिस्टम है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रॉब्लम अवेलेबल होती है वो बहुत हाई कैटेगरी की होती है, उनका सॉल्यूशन आप विदाउट नॉलेज नहीं कर सकते। लेकिन इंटरनल ट्रेड में प्रॉब्लम छोटी छोटी होती है तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर के वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके बाद 16 पॉइंट है राष्ट्रीय आर्थिक जीवन, नेशनल इकोनॉमिक लाइफ। एक डिफरेंस का पॉइंट और है, राष्ट्रीय आर्थिक जीवन 17 पॉइंट है ये, नेशनल इकोनॉमिक लाइफ। अब देखिए नेशनल इकोनॉमिक लाइफ का इम्पैक्ट क्या हुआ। इंटरनल ट्रेड में ऐसा कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपकी नेशनल लाइफ पर, क्योंकि आप नेशनल प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो, है ना। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आपकी लाइफ अफेक्टेड होती है जब आप फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट को यूज़ करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यू आर डिपेंड ऑन फॉरेन प्रोडक्ट। तो एक नेशनल लाइफ में जो डिफरेंस होता है, जब मैं मेरे देश का प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो बड़े स्वाभिमान के साथ करती हूँ और अदर कंट्री का करती हूँ तो थोड़ा गिल्टी फील होता है। तो यही कंडीशन वहाँ भी होगी, उस कंट्री में भी होगी आपके प्रोडक्ट को लेकर के। तो इसमें थोड़े से डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। उसके बाद नापतोल में भिन्नता, मैंने आपको बता ही दिया कि अलग अलग कंट्री के मेजरमेंट के जो यूनिट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसके बाद लास्ट है पूंजी का आवागमन, मोमेंट ऑफ कैपिटल। तो इंटरनेशनल ट्रेड में मोमेंट ऑफ कैपिटल इजी गोइंग नहीं है, पूंजी आसानी से वहाँ से यहाँ नहीं आ सकती।
आपको गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, लिमिटेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आप इनसाइड द कंट्री इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी देश में जा कर के, बट इंटरनल लेवल पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इजी गोइंग जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड।